हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सभी एकदम सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा जो पाठ हमने कल पढ़ा था उसका आधा भाग हम पढ़ चुके थे। अब हम उसका आधा भाग पढ़ेंगे। आपके पाठ का नाम था पाठ 16 फूलों की घाटी की सैर। ठीक है, इस पाठ में आपने देखा था कि किस तरह से पत्र के द्वारा पत्र के द्वारा एक व्यक्ति अपने पुत्र को बता रहे हैं अपनी फूलों की घाटी की जो सैर करने गए थे, जहां वहां घूमने गए थे, उसके बारे में वो पत्र के द्वारा बता रहे हैं। पत्र के द्वारा उन्होंने क्या क्या बताया था कि जो फूलों की घाटी है वो उत्तरांचल जो राज्य है हमारा, वहां पर स्थित है। ठीक है, और ये जो उत्तरांचल राज्य है उसे अब उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। तो ये राज्य है, वहां पर चमोली जनपद पे ये फूलों की घाटी स्थित है। और ये इतनी सुंदर है, इतनी मनोहक है, इतनी मनोरम सुंदरता है इसकी कि इसे देखकर जिसने इसे सबसे पहले देखा था, फ्रैंक स्मिथ नाम के एक पर्वतारोही ने, उसने इसका नाम रखा था वैली ऑफ फ्लावर्स, यानी फूलों की घाटी। ठीक है, और वो बता रहे थे कि यहाँ पे 300 अलग अलग प्रकार के जंगली फूल उन्होंने देखे और इसकी सुंदरता वो देखते ही रह गए। और आज आगे हम देखेंगे कि इसके बाद वो जो है चिट्ठी में और क्या लिखा गया है। तो फूलों की घाटी में जाने का सबसे अच्छा साफ सुथरा रास्ता जोशी पीठ बद्रीनाथ मार्ग से गोविंद घाट की ओर से है। अब वहां पे जाने का रास्ता बता रहे हैं, है ना। कभी आप लोग भी जाओगे तो आप लोगों को अगर रास्ता पता होगा तो आप अच्छे से वहां जा पाओगे। तो आप लोगों को ये पाठ भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो वो क्या बता रहे हैं, किस रास्ते से वे गए थे। तो वो बता रहे हैं कि जोशी मठ जो बद्रीनाथ मार्ग से गोविंद घाट की ओर से है। ठीक है, ये रास्ता क्या है, बहुत अच्छा है, बहुत साफ सुथरा है। हमने पहला पड़ाव घंगरिया में डाला। घंगरिया समुद्र तल से 3041 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, घंगरिया क्या है, ये भी एक स्थान है, एक जगह का नाम है जो कहाँ पर स्थित है, जो समुद्र है उससे 3041 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके ठीक सामने सताबन नाम की चोटी है जो 6126 मीटर ऊंची है। अब यहाँ पर आपको पहाड़ के बारे में बता रहे हैं कि कौन सा पहाड़ है उसके सामने, राताबन पहाड़ है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 6126 मीटर है। यहाँ की सुंदरता देखकर तो हम चकित रह गए। वो बोल रहे हैं कि हाँ, ये जगह इतनी सुंदर है कि उसे देखकर हम चकित हो गए, हमें आश्चर्य होने लगा कि इतनी भी अच्छी जगह कोई हो सकती है। पौ फटते ही चोटियों पर बिखरी सूर्य की मनोहारी किरणों ने सुंदरता में चार चांद लगा दिए। गोविंद घाट के बाद ही छुटपुट फूलों का दिखाई देना शुरू हो गया। रास्ते में एक ग्लेशियर भी था। इस ग्लेशियर में चलने का रोमांचकारी अनुभव अपने आप में अनूठा था। इसके आगे वामनी द्वार आया जो लगभग 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अब वो बता रहे हैं कि पो फटते यानी सूरज उगते ही, सूर्योदय होते ही जो सूर्य की जो पहली किरण है, जब वो पर्वतों की चोटियों पर गिरती हैं, किरणें वहां पर गिरती हैं, तो इतना मनमोहक, इतना सुंदर लगता है कि जैसे हम कहते हैं कि कोई भी चीज बहुत सुंदर होती है तो हम कहते हैं चार चांद लगे। तो उसी तरह से यहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि जब सूर्य की किरणें, पहली किरणें जब चोटियों पर पड़ती हैं तो वहाँ का जो मनोहारी जो नज़ारा होता है वो देखने योग्य होता है, वो बहुत सुंदर होता है। गोविंद घाट के बाद ही छिटपुट फूल दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। यानी गोविंद जो एक घाट है वो वहां पे धीरे धीरे जो फूल हैं वो दिखने शुरू हो जाते हैं वहां से। रास्ते में एक ग्लेशियर भी आया। ग्लेशियर यानी बर्फ का पहाड़ जो होता है। ठीक है, तो वहां पर बर्फ गिरती रहती है क्योंकि पहाड़ी इलाका है, तो वहां पर एक ग्लेशियर भी वहां पर आया। इस ग्लेशियर में चलने का रोमांचक अनुभव अपने आप में अनूठा था। वो बता रही कि जब हम वो ग्लेशियर में चल रहे थे, बर्फ की पहाड़ियों पर हम चल रहे थे, तो वो बहुत ही रोमांचकारी था। इसके आगे वामनी द्वार आया जो लगभग 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उसके बाद क्या आया, वामनी द्वार आया जो 3600 मीटर की ऊंचाई पर है। अब ये तो स्वाभाविक है कि पहाड़ पर अगर ये फूलों की घाटी है तो पहाड़ है तो वो तो ऊंचाई पर होंगे। तो यहाँ पर आपको अलग अलग घाटी के बारे में, उनकी ऊंचाई के बारे में भी जानने को मिल रहा है। इसी बामनी द्वार से लेकर राताबन चोटी तक फूलों की घाटी फैली हुई। अब फूलों की घाटी कहाँ तक फैली है, बामनी द्वार से लेकर राताबन जो चोटी है वहां तक ये फूलों की घाटी फैली हुई है। इसकी लंबाई कितनी है फूल की घाटी की,
2.25 किलोमीटर और चौड़ाई 2.30 किलोमीटर है। बामनी द्वार के बाद रंग बिरंगे फूल की मनमोहक मुस्कान देखने को मिलती है। कितने अच्छे से वर्णन कर रहे हैं कि मनमोहक मुस्कान यानी खिलते हुए फूल बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं, वो भी कैसे, रंग बिरंगे, अलग अलग रंगों वाले। घाटी के मध्य मार्गरेट लेगी की कब्र बनी हुई है। किसकी कब्र बनी है? मार्गरेट लेगी की कब्र बनी हुई है थी। सन 1939 में इडेनबर्ग वानस्पतिक उद्यान की ओर से फूलों का अध्ययन करने आई थी। जो कौन थी? जो इडेनबर्ग से वानस्पति उद्यान, वनस्पति जो हमारे पेड़ पौधे हैं उसके फूलों के अध्ययन करने के लिए वो आई थी, पढ़ने के लिए आई थी, जिसकी वो समाधि वहां पर मौजूद है, जिसकी कब्र वहां पर है। अचानक फिसलकर गिरने से उनकी मृत्यु हो गई थी। वो कैसे मरी थी, उनकी मृत्यु कैसे हुई थी? तो वो अचानक फिसलकर गिर गई थी, क्योंकि वो पहाड़ी एरिया है ना। पहाड़ पर क्या होता है, आपको जैसे हमारे यहाँ शहरों में पक्के रास्ते होते हैं, इस तरह से रास्ते नहीं होते और चढ़ाई वाले रास्ते होते हैं। तो वो फिसलकर नीचे गिर गई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। हमें गाइड ने बताया कि इस घाटी के सौंदर्य का भरपूर आनंद उठाने के लिए सबसे बेहतर समय जून से सितंबर तक होता है। अब वो क्या बता रही हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आप वहां घूमने जाएं तो सबसे अच्छा महीना कौन सा होता है? जून से लेकर सितंबर तक का होता है। अगर आप तब इस घाटी में घूमने जाएंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा, आप इसे और भी इसका लुत्फ उठा पाएंगे, क्योंकि उस समय बदलती जलवायु के कारण फूलों के रंगों में भी बदलाव होता है। सर्दियों में फूलों की घाटी पर बर्फ का श्वेत दुग्ध धवल आंचल बिछ जाता है। अब वो बता रहे हैं क्योंकि तब क्या होता है कि जलवायु बदलती है ना, इन्वायरमेंट होता है वो चेंज होता जाता है, जलवायु बदलती रहती है, जिससे क्या होता है फूलों का रंग बदलता रहता है। और सर्दियों में क्या होता है, जो बर्फ होती है वो गिरती है, तो बर्फ की वजह से जो फूल है उस पर भी सफेद चादर है ना, आंचल बिछ जाता है, बर्फ की चादर बिछ जाती है। जुलाई के मध्य में बर्फ पिघल चुकी होती है। उस समय से मध्य अगस्त तक यहाँ का कोना कोना फूलों से भर जाता है। और जब जुलाई का जो महीना आता है, ठीक है, तब क्या होता है, जो बर्फ है वो पिघल जाती है और जो फूल है वो बहुत ही सुंदर खिल उठते हैं। 4 और करोड़ों की संख्या में फूल खिल होते हैं। उनके अनूठे रंग, रूप और प्रकार देखते ही बनते हैं। इस समय संपूर्ण घाटी रंगीले रंगों की छवि में एवं मनमोहक गंध से भर जाती है। अब वो बता रहे हैं कि जैसे ही अगस्त के मध्य में हम पहुंचते हैं तो इतने सारे करोड़ों फूल वहां पर खिल जाते हैं और चारों तरफ सुगंध ही सुगंध फैली होती है। यहाँ फूलों के साथ साथ तरह तरह की रंग बिरंगी तितलियां, कस्तूरी मृग, भालू तथा हिम तेंदुआ आदि वन्य जीव पशु भी पाए जाते हैं। इसी कारण इस फूलों की घाटी को सरकार ने सन 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया है। अब वो बता रहे हैं कि फूलों की घाटी इतनी मनमोहक है कि वहां पे रंग बिरंगी तितलियां होती हैं, है ना, और उसके साथ साथ क्या देखने को मिलते हैं, कस्तूरी मृग, एक तरह का हिरन है ना, हिरन को भी कस्तूरी मृग बोलते हैं, तो वो वहां देखने मिलते हैं। भालू देखने को मिलते हैं और बर्फ में के जो तेंदुए होते हैं, हेम तेंदुए है ना, वो भी वहां पर देखने को मिलते हैं। और इसी कारण से जो हमारी भारत की जो सरकार है उन्होंने 1982 में यानी 1982 में क्या किया था, इस जगह को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया था। यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है, जगह जगह कल कल की ध्वनि आनंद प्रदान करती है। मैंने यहाँ के मनोहारी दृश्यों से खूब चित्र लिए हैं, मिलने पर दिखाऊंगी। अब वो बता रही हैं कि वहां पर क्या है, पानी की कभी कोई कमी नहीं होती, क्योंकि नदियां बहती हैं। जब हिमालय से बर्फ पिघलता है तो नदियां बहती है, झरने बहते रहते हैं, तो वहां पर पानी की कोई कमी नहीं होती है। और जो पानी का जो आवाज होता है वो भी आपको वहां पर सुनाई देता है, क्योंकि वहां का वातावरण इतना शांत, इतना सुंदर होता है, ठीक है। तो वहां पर आपको कल कल करती हुई ध्वनि भी सुनाई देती है और वो इतनी अच्छी लगती है जैसे कोई संगीत बज रहा हो। और वो बताती हैं कि यहाँ की मनोहारी दृश्यों की यानी मन को मोह लेने वाले दृश्य जो उन्होंने सीन देखे, जो दृश्य उन्होंने देखे, उसकी उन्होंने तस्वीर भी ली है, जो वो विशाल को मिलने के बाद दिखाएंगी। तुम्हारी बड़ी बहन पूजा जैन। अब वो क्या बता रही हैं कि ये पत्र किसने लिखा है, पूजा जैन ने लिखा है। किससे लिखा है, अपने छोटे भाई विशाल को लिखा है। तो इस तरह से बच्चों जो पत्र है वो
लिखा जाता है। देखा आपने इस पत्र में कितनी अच्छी तरह से पूजा जैन ने अपनी जो उनकी यात्रा थी फूलों की घाटी की, उसके बारे में कितना अच्छा उन्होंने विस्तार से बताया है ना। हर चीज को बहुत ही बारीकी से उन्होंने अपने भाई को बताने की कोशिश की है। तो इसी तरह से आपको भी इसी तरह से पत्र लिखना है। जब भी आप कहीं यात्रा पे जाते हैं तो उसके बारे में आपको हर चीज मालूम होनी चाहिए। तो आप लोग इस पाठ को अच्छे से पढ़िए और इसमें दिए गए कठिन शब्दों को रफ नोटबुक में लिखकर और याद कीजिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।